तो एक बार फिर से आपका स्वागत कर लेते हैं हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, हेडेक के बारे में, सिर दर्द, जो कि हमें से ज्यादातर लोगों को होता है। तो सिर दर्द के कितने प्रकार हैं और सिर दर्द क्यों होता है, समाधान इसका कैसा हो, तमाम सवाल हैं जो आप इस मंच के जरिए पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद है जो कि आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, फोन लाइन्स के जरिए आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए। एक बहुत ही आम बीमारी है जिसका अनुभव ज्यादातर लोग अपने जीवन में कई दफा करते हैं। सिर दर्द का मुख्य लक्षण आपके सिर या चेहरे में दर्द होना है। सिर दर्द कई तरह के होते हैं और तनाव से होने वाले सिर दर्द सबसे आम है। तो चलिए सिर दर्द पर विस्तार से चर्चा भी कर लेते हैं और ये जान भी लेते हैं कि क्या कारण है। हालांकि रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसके साथ हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, उनका स्वागत मैं कराना चाहूंगी आपसे। हमारे साथ डॉक्टर रोहित कुमार पांडे जुड़े हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, न्यूरो सर्जन भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहित। थैंक यू। सो हम हेडेक के बारे में बात कर रहे हैं। हेडेक बहुत कॉमन है, हम सभी जानते हैं, लेकिन किस तरह से आप कैटेगराइज करेंगे सिर दर्द को? सबसे पहले तो मैं आपका कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि जो आपने टॉपिक चुना है पूरे कंट्री के लिए, इन कॉमन पीपल के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि वंस इन अ वाइल हम सबको सर दर्द होता है। तो ये समझना कि सर दर्द कब आपके लिए डेंजरस हो सकता है और इसके साथ क्या साइंस हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो सर दर्द होता है ये दो टाइप में डिवाइड किया जाता है ग्रॉसली, जैसे प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेडेक लाइक माइग्रेन जैसे आपने बताया, और टेंशन टाइप हेडेक है ना, क्लस्टर हेडेक। These are the few examples of the primary headache, and we have secondary headaches also, which we have different regions. Like neurosurgically अगर देखें तो जो जैसे आपने बताया कि ब्रेन का इन्फेक्शन है जिसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है, एनकेफेलाइटिस बोला जाता है, उस केस में सर में दर्द हो सकता है। उसके साथ में और भी कुछ लक्षण आते हैं जैसे कि सर में दर्द होना, बहुत तेज़ बुखार आना, गर्दन में अकड़नपन आना। ये कॉमन लक्षण है जैसे ब्रेन के इन्फेक्शन अगर मेनिंजाइटिस हुआ तो। जी। सिमिलरली अगर हमें सर दर्द के अलावा जैसे सेकेंडरी हेडेक जो होते हैं जिनमें ऑलरेडी कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है ब्रेन में, तो उस केस में और भी फीचर्स आते हैं जैसे देखने में डिस्टर्बेंस आना, ब्लरिंग ऑफ विजन होना, आंखों से चीज़ें दो दो दिखना, और कमजोरी आना, शरीर के किसी पार्ट की कमजोरी आना, किसी भाग का, उसके साथ में दौरे आना, बेहोशी आना, किसी को ज़्यादा नींद होना। और सर दर्द अगर सुबह के टाइम पे ज़्यादा रहता है और अगर ये वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड है तो दीज आर द डेंजर साइन, और हम जिसे रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, उस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर अक्षय भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी। डॉक्टर अक्षय जी,
और देखिए कई दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कि एसिडिटी की वजह से भी हमें सिर दर्द होता है। बहुत सारी लोगों की आंखों की जो मसल्स हैं वो काफ़ी ड्राई होती हैं, वीक होती हैं, उन्हें भी सिर दर्द रहता है। तो वो किस तरह से समझें कि क्या इसको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो लोग? पहले प्रारंभिक तौर पर जो हमारे खान पान की समस्या होती है उसकी वजह से हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि रात के टाइम पे खाना खाना और ऐसा खाना खाना जिससे कि हमारे शरीर में अपच बढ़े, एसिडिटी बढ़े और ज़्यादा तेल चिकनाई वाला खाना खाने। तो वो जो एसिडिटी का प्रकार होता है जिसके कारण से हेडेक होता है, वो एसिडिटी के बाद में होने वाला हेडेक है, जो कि नॉर्मली आपको खाना खाने के बाद में महसूस हो जाता है। और जो आंखों से रिलेटेड वाला जो हेडेक रहेगा, ये विशेष तौर पे बच्चों के अंदर या ग्रोइंग एज के अंदर हमको देखा जाता है कि लोगों की आंखों में कमजोरी हो जाती है, इसके कारण से वो दूर का या पास का नहीं देख पाते और चश्मा नहीं लगाने के कारण इसको पूरे दिन में दर्द बना रहता है। तो ऐसे लोगों से हम ये अपील करते हैं कि जाए अपने निकटतम जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आंखों के डॉक्टर है उनको एक बार दिखाए और जरूरत के हिसाब से अपनी नजर की चश्मे जरूर लगाए। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, जया हमारे साथ मेरठ से। जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। चलिए, जया जी का संपर्क टूट गया है, लेकिन फिर से आप प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगर हेडेक से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई क्यूरोसिटी है, तो उसका जवाब निश्चित तौर पर आप पा भी सकते हैं। डॉक्टर रोहित, जैसे कि अभी हम आंखों का जिक्र कर रहे थे, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका आईसाइट नंबर नहीं है, बावजूद इसके अगर आप बहुत देर तक आपका स्क्रीन टाइम है, आप फ़ोन देख रहे हैं या आप टीवी के साथ लगातार बने हुए हैं, तो सूरत में भी हेडेक आपको होने लगता है। सो क्या हम इसे माइग्रेन वाला हेडेक माने? इसे इमीडिएटली माइग्रेन वाला हेडेक तो नहीं क्लासीफाई किया जा सकता है। यूजुअली जो स्क्रीन की वजह से जो हेडेक हो रहा है, बिकॉज आप किसी नज़दीक चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एकोमोडेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक तो आई की जो मसल्स होती हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं, जो आई को फोकस करने में हेल्प करती हैं, वो उनका स्ट्रेनिंग और उनके फैटिक की वजह से भी हेडेक हो सकता है। दूसरा जो मैं पेशेंट्स देखता हूँ ओपीडी में, जो लोग यूजुअली ज़्यादा जिनका स्क्रीन टाइम है, उनमें क्रैनियोफेशियल सिंड्रोम करके है बीमारी, जिसमें कि उनके गर्दन में और पीछे के टाइप में, ऑक्सीपिटल सर के पीछे के भाग में उनको सर में दर्द होता है। तो ये इंक्रीज हो रहा है आजकल ट्रेंड में, बिकॉज जब हम स्क्रीन पे देखते तो जो हमारा पोस्चर होता है वो दैट्स नॉट करेक्ट, है ना। हम ऐसे गर्दन झुका के ऐसे देखते हैं, तो ये आपका जो नॉर्मल सर्वाइकल का कर्वेचर है वो चेंज होता है। नॉर्मल सर्वाइकल का कर्वेचर वैसा नहीं होता है, उस केस में आपको उसकी वजह से मांसपेशियों के थकावट की वजह से भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली क्लासीफाई इसको माइग्रेन के नहीं है बोल सकते कि माइग्रेन है, बट येस जिसको माइग्रेन है उसमें अगर स्क्रीन टाइम अगर उसका ज़्यादा है तो उस केस में माइग्रेन की सिवियरिटी बढ़ सकती है और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ सकती है। मतलब आपको माइग्रेन के अटैक्स जल्दी आ सकते हैं। स्पेशली जो लोग मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग रात को यूजुअली जो मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपको सोने से पहले 1 से 2 घंटे पहले आपको स्क्रीन टाइम अवॉइड करना चाहिए। आपको मिलेंगे, सभी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो आपसे 1 से 2 घंटे पहले आपको स्क्रीन टाइम अपना अवॉइड करना चाहिए, उससे कि आपको साउंड स्लीप मिलेगा। एंड अगर आपको साउंड स्लीप नहीं मिलता है, यूजुअली 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ रिकमेंडेड फॉर एडल्ट पर्सन। अब आपका साउंड स्लीप नहीं मिलता है तो उस केस में आपको अगर नींद पूरी नहीं होती तो उसमें माइग्रेन के अटैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो माइग्रेनर जो है उसके केस में तो माइग्रेन के अटैक्स बढ़ ही जाएंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्रीन देख रहा है उसको जो हेडेक हो रहा है वो माइग्रेन ही है। डॉक्टर अक्षय, अगर मैं माइग्रेन के सिरदर्द को इलैबोरेट करने के लिए बोलूँ, ये पहचानने की कोशिश करना कि हमें जो सिरदर्द हो रहा है रोज़ाना अगर हो रहा है, मे बी शायद वो स्क्रीन की वजह से हो या कोई और रीज़न, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, या ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाना होगा? किसी तरह के खास टेस्ट हैं जो ये हेल्प करेंगे बताने में कि आपको माइग्रेन है? जैसे कि माइग्रेन ये बोला जाता है, ये यूनिलेटरल टाइप ऑफ हेडेक होता है, मतलब कि ब्रेन के या सर के एक हिस्से के अंदर हेडेक होता है, शॉकिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है, और जिसके अंदर जो दर्द का वेरिएशन रहता है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है। साथ में इस दर्द के साथ हमको नोजिया भी रह सकता है, वॉमिटिंग भी रह सकती है, और ये जो सरदर्द है या तो तेज आवाज के साथ या फिर लाइट के साथ
इन सारी चीजों के साथ ये बढ़ सकता है। तो अगर हमें ये सारे प्रारंभिक तौर पे ये सारे हमको संकेत मिल रहे हैं, जो लक्षण मिल रहे हैं, तो हमें जाके जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना आगे का डायग्नोसिस करवाना चाहिए। दूसरा जो देखा गया है कि खाने पीने के अंदर, जैसे कि जो लोग चीज ज्यादा खाते हैं या पिकल्स ज्यादा खाते हैं या जो सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं और जो चॉकलेट्स खाते हैं, उनके साथ भी जो माइग्रेन की समस्या है ये बहुत ज्यादा गंभीर रहती है, बार बार होती है। तो अपने निकटतम डॉक्टर को जाके दिखाइए और देखिए कि किसी और कारण की वजह से तो ये हेडेक उनको नहीं हो रहा है। जी डॉक्टर रोहित, कई दफा कुछ केसेस में कानों की वजह से भी हेडेक के इश्यूज होते हैं। ईयर जो कान की वजह से जो हेडेक होगा उसके केस में आपको पेशेंट को ईयर डिस्चार्ज होगा, फीवर हो सकता है, तो ये सब और भी लक्षण हैं। और जैसे मैस्टोइडाइटिस हो गया या फिर क्रोनिक जो सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो गया, इन सब वजह से भी हेडेक हो सकता है। और सिंस ईयर भी कनेक्टेड है ब्रेन से समवेयर, तो अगर ईयर का इन्फेक्शन अगर ब्रेन को स्प्रेड करता है, उस केस में ब्रेन में भी एब्सेस वगैरह होने का भी रिस्क रहता है। तो ईयर पैथोलॉजी, ईयर की वजह से अगर कोई हेडेक होता है तो उस केस में आपको और भी लक्षण ईयर की पैथोलॉजी के रहेंगे, जैसे कि डिस्चार्ज आना, फीवर आना, आपको सुनाई देने में तकलीफ होना, कानों में आवाज़ आना। तो इस तरह के लक्षण अगर हैं तो हमें ये पॉइंट करते हैं कि हमें ईयर को डिटेल में इवेलुएट करना चाहिए। वी शुड कंसल्ट ENT और सर्जन। जी, हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंघल भी जुड़ी हैं जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर मनीषा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और इसके साथ ही साथ मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि स्ट्रेस जो है, ज़्यादा तनाव लेना भी बहुत बड़ी वजह है सर दर्द की। तो ऐसे में आप अपने पेशेंट्स को क्या वजह देती हैं, किस तरह से काम डाउन करती हैं, स्ट्रेस कम हो उनका और सिर दर्द भी साथ ही साथ कम हो? आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम होता है, वन ऑफ अ कॉमन सिम्टम इज हेडेक। अब हेडेक का कुछ और रीज़न भी हो सकता है साथ में, क्योंकि हम जनरली इसको रिलेट करते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेडेक हो रहा होता है, जो पेशेंट को पता नहीं चलता है, जो इंसान को पता नहीं चलता है। तो जैसे अगर जाड़ों का मौसम है तो पानी का इंटेक कम हो जाता है, या अगर गर्मियों का मौसम है तो उसमें पानी की जो एक इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन। तो हो सकता है कि इफ़ पर्सन इज स्वेटिंग अ लॉट और उनको लेकिन पानी का जो इंटेक है वो कम है, तो इसको हम एक थोड़ा सा हद तक हम हाइड्रेशन से भी रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम उनका रूटीन चेक करते हैं, उनकी रूटीन हाइजीन क्या है, क्या उनका इंटेक है, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड कितना एक्टिव हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या क्या स्ट्रेसर्स हैं उनकी लाइफ में, क्या परसिस्टेंटली चल रहा है। सो ये सबसे पहले जो चीज़ें हैं ये जानना ज़रूरी है। सो इसमें एक हाइड्रेशन का रोल होता है, प्लस स्लीप आपकी पूरी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप स्लीप आप डिप्राइव्ड हैं तो उसका भी कनेक्शन हेडेक से होता है, आपकी बॉडी ले नहीं पाती है उसको। स्ट्रेस तो है ही, उसके बाद देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस कि भाई क्या स्ट्रेसेस हैं, क्या आपकी समस्याएं चल रही मैं हैं। आपको रुकना चाहेंगे, कॉलर हम बीच में ले लेते हैं। SK सिंह हमारे साथ हिमाचल से। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे दर्द रहती है और ये पीछे गर्दन से आती है और कानों से ऊपर चली जाती है। गर्दन दाएं बनने में पहले बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज किया तो थोड़ा कम हुआ है। ये प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर रोहित। जिस तरह के आप लक्षण बता रहे हैं ये टिपिकली ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया में होता है। कुछ और न्यूरोसर्जिकल कंडीशंस हैं जिसमें ये हेडेक हो सकता है, जैसे कि हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है, और स्पेशली जो अपर सर्वाइकल स्पाइन में अगर अर्थराइटिस वगैरह हो रहा है, जिसमें जैसे कि C1 C2 जॉइंट्स होते हैं, उसमें का अगर अर्थराइटिस हो रहा है तो उसकी वजह से इस तरह का सिम्टम हो सकता है। कभी कभार बच्चों में इसका जो टिपिकली आप जो बता रहे हैं सर के पीछे की तरफ जो हेडेक होता है, उस केस में कुछ कंडीशंस होते हैं जिसे कैरी मैलफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें कुछ ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हर्निएट कर जाते हैं अपने लोकेशन से नीचे की तरफ, उसकी वजह से भी क्रोनिक हेडेक होता है। तो अगर आपको परसिस्टेंट हेडेक है तो आपको किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए
और देन वी कैन पिन पॉइंट आपका आफ्टर एग्जामिनेशन और फर्दर इमेजिंग कि क्या एग्जैक्टली कॉज है एंड देन इट कैन बी सॉर्टेड आउट। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, तरुण जुड़े हैं हमारे साथ। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। जी, सवाल पूछिए सर। हाँ जी, कह रहा हूँ मेरे लिए कभी कभी सिर दर्द हो जाता है, क्लाइमेट एलर्जी वगैरह से होता है बदलने से। सर, एक बार फिर से जब अगर आप बता देंगे आप क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा धीरे धीरे आराम से, तो बेहतर होगा। जी जी एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आप क्या कह रहे थे सर? हाँ जी, कह रहा हूँ मैं कि सिर दर्द हो जाता है कभी कभी, ये क्लाइमेट एलर्जी होती है, कभी बदल वगैरह हो जाते हैं उसके कारण से। तो जब तक उल्टी नहीं हो जाती 2 दिन, जब तक सही नहीं होता है, और जी बहुत पेन होता है, गोली खाने के बाद भी आराम नहीं लगता है। जी डॉक्टर, अगर आपको एलर्जी के सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको बार बार छींक आता है या किसी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी है, तो देन हमें आपको साइनोसाइटिस के लिए इवेलुएट करना चाहिए कि कहीं आपको साइनोसाइटिस तो नहीं हो रहा है। नहीं, और किसी से एलर्जी नहीं है सर, ये कभी क्लाइमेट वगैरह बदल वगैरह हो जाते हैं, इसके कारण से हो जाती है। एग्जैक्टली क्लाइमेट, हाँ जी, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आप बता रहे हैं वो डेफिनेटली होता है लोगों में, तो एलर्जी होता है। एलर्जी जैसे हो गया, और ईएनटी में जो कॉजेज है, मतलब नाक में जैसे डीएनएस हो गया, कभी कभी जो हमारा नाइजल सेप्टम होता है वो डेविएटेड होता है, उसकी वजह से भी बार बार एलर्जी होती है। सो एलर्जी तो एक स्टेप है, उसके बाद में अगर फर्दर ये स्प्रेड होता है, जैसे हमारे पैरानाइजल साइनसेस जो होते रहते हैं, तो साइनोसाइटिस, अगर उसको एलर्जी की वजह से साइनोसाइटिस अगर होने लगता है तो उसकी वजह से ये हेडेक हो सकता है। केवल जैसे अपन टैबलेट वगैरह भी खा लेते हैं, उससे आराम नहीं लगता है जब तक 2-3 बार वोमिट नहीं हो जाती। हेलो जी जब तक 2-3 बार वोमिट नहीं हो जाती, जब तक ठीक नहीं होता है। वोमिट होने के बाद फिर आराम लग जाता है। केवल देखिए, अगर एलर्जी के बारे में बात करें तो जैसे एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो ये ऐसे हैं कि नाक से पानी आना, बार बार छींक आना, इस तरह। ये आपको नहीं आता? आपको बस सर में दर्द होता है एलर्जी की वजह से? हाँ, एलर्जी से सर में एकदम दर्द होगा, कुछ ज्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई बोले ही नहीं हमसे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जिनको माइग्रेन होता है उनको बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से उनको माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट करता है। जैसे किसी रोज नहीं होता सर, क्या रोज होता हो या कभी, हाँ 15 दिन 20 दिन बाद, महीनों भर बाद, ऐसा कभी कभी होता है। मैं वहीं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको माइग्रेन भी हो। माइग्रेन के जो मरीज़ रहते हैं उनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनका सर का दर्द प्रेसिपिटेट होता है। जैसे कि किसी को धूप से होता है, किसी को ठंडी के मौसम में भी होता है, और किसी को तेज़ परफ्यूम वगैरह से भी हो सकता है। तो हम उसे एलर्जी नहीं बोल सकते। हो सकता है कि आपको माइग्रेन की वजह से सर में दर्द हो रहा हो, आपको एक न्यूरो के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कुछ हद तक हम कर पाने में कामयाब रहे। डॉक्टर पंकज भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी। ईएनटी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पंकज। डॉक्टर मनीषा, आपकी बात अधूरी रह गई थी, एक बार आप अपनी बात पहले रख लीजिए, आगे के सवाल मैं फिर पूछती हूँ। स्ट्रेस में किस तरह का स्ट्रेस है, कितने टाइम से हो रहा है, और उसकी वजह से आपकी नींद, एपेटाइट, क्या चीज़ अफेक्टेड है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा मॉनिटर करना ज़रूरी है। और साथ में इसके आपकी जो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इतना परेशान है, तो वो कॉजेज़ क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, अगर हम उन पे फोकस करें तो शायद हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अपनी थोड़ा सा कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, या अगर कुछ चीज़ें जो अवॉइडेबल नहीं हैं तो उनमें उन चीज़ों के लिए किस तरह से हम एक्सेप्टेंस लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ये मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर कोई और रीज़न नहीं है सर दर्द का, केवल टेंशन ही रीज़न है, तो फिर हमें थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि किस वजह से, किस समय पर सर में दर्द हो रहा है, या बॉडी में कोई और, अगर आपको कहीं पेन फील हो रहा है, तो पॉस्चरल भी हो सकता है आप सेम फर्नीचर आप इस तरह का यूज़ कर रहे हैं अपने ऑफिस में या अपने घर पे, जो आपको कंफर्टेबल नहीं है, उसकी वजह से आपको कहीं पे मसल कोई स्ट्रेन हो रही है आपकी, दैट माइट बी ऑल्सो अ रीज़न। फिर अगर हम क्या चीज़, मैंने आपको बोला था एक 4A स्ट्रेटेजी फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जिसमें इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, देन हाउ कैन वी अवॉइड दैट स्ट्रेस। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो अवॉइडेंस आनी चाहिए, अगर एक्सेप्टेंस अवॉइडेंस दोनों पॉसिबल नहीं है तो हाउ कैन वी ऑल्टर दैट स्ट्रेसर।
अगर ऑल्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं है तो कैसे हम खुद को एडजस्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली एक्सेप्टेंस, अवॉइडेंस, ऑल्ट्रेशन और एडजस्टमेंट. सो इन 4 में से कोई एक टेक्निक 100% काम करती है. इफ़ नॉट 100% अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट जिसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं. जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मुकेश है हरियाणा से. मुकेश जी, आपका स्वागत है. सवाल अपना पूछ सकते हैं आप. हेलो, नमस्कार जी. जी मैडम जी, मेरा सिर में दर्द रहता है जी और आप बहुत ज्यादा होता है. कई बार बहुत ज्यादा होता है, आंखों में दर्द हो जाता है, सिर में और कान में दर्द ऐसे होता है जी. डॉक्टर अक्षय, आप इनकी बात अगर सुन पाए हो तो. डॉक्टर अक्षय, आप मुकेश जी सुन आप पाए? अपना सवाल मुकेश जी आप अपना सवाल एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी सर, जैसे मेरा आंखों में दर्द होने के कारण फिर सिर में दर्द और कान में दर्द ऐसे होता है. सिर में दर्द होता है ज्यादा. मुकेश जी आपको आंखों से पानी भी निकलता है या कुछ इस प्रकार की समस्या होती है? कानों से पानी आता है हल्का हल्का जी. मुकेश जी जैसा कि मेरे को लग रहा है कि आपके कानों से पानी निकल रहा है, तो आपको हाँ जी. ESOM या ASM हो सकता है. आपके कान की पर्दे में परेशानी हो सकती है, कान में इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको हाँ सर जी. दर्द की परेशानी हो रही है. तो आप अपने निकटतम ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया और उनसे एक बार राय लीजिए. चलिए, हम अच्छा, उम्मीद नियर करते हैं. ENT. जी, किसी ENT एक्सपर्ट को आप दिखाएं. हमारे साथ एक ENT एक्सपर्ट अभी जुड़े भी थे, हालांकि फिलहाल तकनीकी कारणों की वजह से उनका संपर्क टूट गया हमारे साथ. उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, नहीं तो कुछ हद तक आपकी मदद जरूर कर पाए होंगे. एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हेल्दी इंडिया. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हेल्दी इंडिया में. आज हम बात करें सिर दर्द के बारे में, हेडेक के बारे में. अगर आपको भी किसी भी वजह से हेडेक हो या फिर ये जानना चाहते हैं कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, क्यों हो रहा है आपको हेडेक, इसका समाधान भी जानना चाहते हैं, तो आज का प्लेटफॉर्म आपके लिए है. फोन लाइन हमारी खुली हुई है, आप फोन कर सकते हैं. हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए. डॉक्टर रोहित का मैं रुख करना चाहूँगी. डॉक्टर रोहित, कई दफ़ा हम देखते हैं जैसे हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हम मोशन में हैं, उस वक्त अगर हम स्क्रीन देख रहे हैं तो भी हमारा हेडेक होने लगता है. सो इज इट अ प्रॉब्लम और इसे किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? बेसिकली इट्स प्रॉब्लम नहीं, इट्स फिजियोलॉजिकल है. व्हेनेवर जब हम कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे जो रोड होता है ना, दे आर बम्पी राइड्स, है ना. तो वी आर मूविंग, आवर आइज आर नॉट स्टेबल, वी आर मूविंग, बट वी आर ट्राइंग टू फोकस इट अगेन एंड अगेन ऑन द स्क्रीन. उसकी वजह से जो मसल फैटिक होता है ना, जो मैंने इनिशियली भी बोला था कि व्हेनेवर वी आर सीइंग एट अ फार ऑब्जेक्ट एंड व्हेनेवर वी आर सीइंग एट अ नियर ऑब्जेक्ट, सो आवर आईज मसल्स, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, दे वर्क इन डिफरेंट वे. So whenever we are trying to see a nearby object, our eye extraocular muscles, they try to accommodate. That's called accommodation. But when it's moving, they have to, once they have fixed the object, but again it moved, so they have to fix it again. So the extraocular muscle fatigue can lead to the headache whenever we are focusing on the screen or seeing a screen while traveling. So better to avoid looking at the screen when we are traveling for a large time. Yes, definitely we all understand. इसका इशू सबके लिए कॉमन होता है या फिर ये भी कुछ खास केसेस में आपको देखने को मिलता है? मोशन सिकनेस सब में नहीं होता है. मोशन सिकनेस कुछ इंडिविजुअल्स में होता है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ या कभी कभी लेटर स्टेज में भी आता है. बट मोशन सिकनेस के साथ में जस्ट केवल हेडेक नहीं होगा, आपको गिडीनेस भी आएगा, चक्कर भी आएगा एंड आपको वॉमिटिंग लाइक सेंसेशन भी होगी, वॉमिटिंग्स भी होती हैं. सो मोशन सिकनेस में केवल हेडेक होगा ऐसा नहीं बोल सकते. ओके, स्क्रीन एडिक्शन. जी, स्क्रीन एडिक्शन डॉक्टर रोहित ने एकदम ठीक बोला. आजकल जैसे बच्चों के केस में भी, टीनेजर्स के साथ में ये बहुत कॉमन इशू है कि हेडेक कंप्लेन वो करते हैं और हमको लगता है कि नहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उनका स्क्रीन पे इतना ज़्यादा वक्त जाता है या फिर बहुत सारे बच्चे आजकल नाइट आउल हैं, उनकी पढ़ाई भी रात में ही हो पाती है और आधी पढ़ाई का जो ज़रिया है वो आजकल स्क्रीन बन गया है. अब स्क्रीन एक्चुअली पढ़ाई का ज़रिया है या उस पढ़ाई के साथ में और भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे भी वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पता नहीं. लेकिन स्क्रीन का एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी प्रयोग होता है, उसकी वजह से भी एक हेडेक रहता है. तो इसमें स्क्रीन को हम कितना हद तक अवॉइड कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए, तो उसके लिए बच्चों
का केस अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे, तो बच्चों को अगर हम कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एनरोल कर दें, उनको थोड़ा सा घर से अलग कहीं बाहर इन पर्सन क्लासेस में उनको इंगेज कर देते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो भी हम काफ़ी हद तक स्क्रीन को उनसे अलग रख सकते हैं। और एक जो रात में जगने की जो एक टेंडेंसी हो जाती है बच्चों की क्योंकि रात में वो फ्रेश फील करते हैं, तो अगर फिज़िकली वो टायर्ड होंगे तो रात में भी वो टाइम पर सोएंगे, जिससे स्लीप भी पूरी होगी, प्लस स्क्रीन का यूसेज भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे हेडेक पे कहीं ना कहीं चेंज आएगा। और अगर हम एंगेज रहते हैं कहीं मेंटली फिज़िकली, तो भी हमें कहीं पे भी कुछ पेन हो रहा है तो उतना ज़्यादा फील नहीं होता है जितना अगर हम एक जगह बैठे हुए हैं उस समय हमें फील होता है, अगर हम कहीं ऑक्यूपाइड नहीं है किसी चीज़ में। राइट। डॉक्टर अक्षय, क्या कोई डिफिशियंसीज भी बॉडी में होती हैं जो जिम्मेदार है हेडेक के लिए, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ज़्यादा सिरदर्द की समस्या होती है? बेसिकली न्यूरोपैथिक पेन वगैरह रह सकते हैं, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि मिथाइल कोबालामीन होती है, या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। उस वजह से कई बार हमें देखा गया है कि लोगों को हेडेक होता है, साथ में जो गले का पीछे वाला हिस्सा है उस तरफ भी काफी लोगों को पेन की समस्या उपलब्ध हुई है कई बार। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिशनल डाइट पेशेंट को लेनी चाहिए, और साथ में उनको योगा भी करना चाहिए। अगर अपना वो हेल्दी लाइफस्टाइल चलाएंगे या हेल्दी लाइफस्टाइल पे रहेंगे तो ये हेडेक की समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े। जयवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरा सवाल डॉक्टर रोहित से है कि मैं जैसे फोन में मतलब आधे घंटा भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा काम ईमेल जैसे ऑफिस का है, तो सिर दर्द होने लगता है, और सामने से जैसे भी कोई रोशनी लगती है तो भी सिर दर्द होता है। आपका काम मोस्टली फोन का है, अगर आप ज्यादा देर फोन देख लेते हैं तो सिर दर्द होने लगता है। मतलब कि ऑफिशियल वर्क है, कंप्यूटर पे करता हूँ 2 मिनट, लेकिन जैसे फोन में आधे घंटा भी देख लेता हूँ तो सिर में दर्द आधे से मतलब कि दर्द होने लगता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो हेडेक होता है वो कौन से लोकेशन में होता है? सामने की तरफ होता है कि सर के पीछे की तरफ होता है हेडेक? नहीं सर, जैसे कि अपने कानों के ऊपरली साइड में ज़्यादा होता है, पूरे सिर में। राइट साइड। राइट साइड में ज़्यादा होता है, और दोनों साइड में हो रहा है। और ये डेली हो रहा है हेडेक? सर डेली नहीं होता, लेकिन जैसे ये तो फोन पे ज़्यादा या कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं उस दिन होता है, ये सामने से रोशनी लग के जो होता है, सामने से रोशनी का ज़्यादा लग रहा है सर साल भर से। तो इसके लिए मैं पहला सजेशन, देखिए किसी भी बीमारी में ये होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मैं आपको पहला सजेशन तो ये देखना चाहूँगा कि जब भी आप फ़ोन देखते हैं तो सर झुका के ऐसे फ़ोन नहीं देखिए। उससे क्या होता है कि जो क्रैनियो सर्वाइकल एक्सिस पे जो प्रेशर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उसकी वजह से हेडेक होने लगता है। दूसरा चीज़, नेक न्यूट्रल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर स्टार्ट करें, एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर, 45 मिनट से 1 घंटे के लिए कम से कम आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करें। इट कैन बी एरोबिक्स, इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ योगा एंड योगा, और यू कैन डू अ सिंपल वॉकिंग और जॉगिंग ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली रियलाइज़ करेंगे कि आपका सर दर्द की जो फ्रीक्वेंसी है और वो जो कम है वो पहले से कम हो गया है। और दूसरा चीज़, जैसे पहले डॉक्टर मनीषा ने भी पिन पॉइंट किया कि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड्स वगैरह लें, समय पे खाना खाएं और समय पे सोएं, जो पहले से बताया जाता है स्कूल के टाइम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल इन सब चीज़ों के करने के बावजूद भी अगर सर में दर्द आपको रहता है तो देन आपको न्यूरो के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। डॉक्टर मनीषा, एक और मिथ कहें या आप चलन कह लें, कहा जाता है कि अगर आप चाय कॉफ़ी ले लेते हैं तो आपका सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। सो कितना सही है ये और कितना कारगर भी है? अगर किसी को चाय पसंद है तो ये भी कहा जाता है कि भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चाय पी लेती हूँ एक तो मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये बिलीफ ज़्यादा है, और किसके साथ कौन सी ट्रिक काम करती है ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल को क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं। और कुछ लोग कहते हैं इवन गर्मियों में भी कि उनको चाय पीने से सारे दर्द उनके ठीक हो जाते हैं और बहुत अच्छी नींद आती है। और एक साइड कहा जाता है कि भाई रात में सोने से पहले चाय ना पिए जिससे नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक इंडिविजुअल पे काफ़ी डिपेंड करता है। हाँ, मतलब इसके प्रोज एंड कॉन्स तो हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर रोहित ने भी बोला है
हाइड्रेशन, जो हमारी पहले भी बात हुई है, हाइड्रेशन है, प्लस एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग। अगर सर में दर्द हो रहा है, आप चाय, अगर आपको लगता है चाय कॉफ़ी पीने से आप बेटर फील करते हैं, आप चाय कॉफ़ी पी लीजिए। लेकिन उस दिन, उस समय जो आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, उससे पहले क्या आपकी नींद पूरी हुई है, ये चीज़ थोड़ा ज़रूर एनालाइज करें इस चीज़ को, कि अगर आप, ऐसा तो नहीं कि आपकी रात में नींद डिस्टर्ब थी या नींद पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है। और हो सकता है आपको कोई अंडरलाइंग स्ट्रेस चल रहा हो, जो आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वो एक टेंशन चल रही है, तो आप एक डीप ब्रीदिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पैटर्न होता है डीप ब्रीदिंग का। आप आंखें खोल के या आंखें बंद करके, बैठ के, लेट के, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। इवन अगर आप किसी वेटिंग एरिया में हैं तो आप खड़े रह के भी आप ये कर सकते हैं। सो उसमें आपने 4 सेकंड इनहेल करना है डीपली, और शोल्डर्स आप एकदम रिलैक्स रखें, बहुत कहीं पे भी कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। सो आपको इनहेल करना है 4 सेकंड डीपली, 2 सेकंड सांस को रोकें, टू फील द ब्रेथ, टू फील द कामनेस इन योर चेस्ट, एंड देन 4 सेकंड आपको एक्सेल करना है। तो जो 10 सेकंड का ये एक ब्रेथ है, इसको आपको, अगर आप 15 से 20 बार भी इसको रिपीट कर लेते हैं, आई एम श्योर आपका दर्द काफ़ी, उसकी सिवियरिटी कम हो जाएगी। तो सिवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी, 2 चीज़ों पे थोड़ा सा हम मॉनिटर अगर करें, और क्या चीज़ फ़ायदा कर रही है, तो आई बिलीव हम जान सकते हैं कि किस वजह से सर में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्या वजह है। अगर हम एक बार इसको जान लेते हैं तो हम सर के दर्द का भी निवारण कर सकते हैं। एंड प्लस कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे स्क्रीन का उपयोग अगर ज़्यादा है तो आपकी नेक इन एनी केस स्ट्रेन होती ही है। अगर लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने किस हाइट पे रखा है, क्या डिस्टेंस है आपकी आंखों और स्क्रीन के बीच में, क्या एंगल बन रहा है आपका, तो उसके लिए आप थोड़ी देर बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं, जिसमें आप बेड पे लेट गए और हेड आपने पूरा पीछे ड्रॉप कर दिया। तो उससे क्या होता है, ये वाला एरिया आपका थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, जो आपके सर के दर्द को भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है, बेटर कर सकता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, पवन है हमारे साथ गुड़गांव से। पवन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। मुझे पूछना है, मेरे जब गैस बनती है अंदर, तो गैस कभी कभी जब बनती है तो वो जब इकट्ठी हो जाती है, गैस नहीं निकलती, तो एकदम लेफ्ट साइड पे सिर पे दर्द होती है, वो बहुत तीखी दर्द होती है, तो उसके साथ वोमिटिंग भी आती है और चक्कर भी आते हैं। जी, डॉक्टर अक्षय। जब तक उल्टी ना हो तब तक ये दूर नहीं होती। जी। तो इसके लिए वर्टिन लेता हूं मैं और स्टेंटिल। तो ये क्या, मुझे मेरे 2 क्वेश्चन है। पहले तो क्या मैं इसको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मेडिसिन को दिखाना चाहिए या न्यूरोलॉजी को दिखाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए, या ईएनटी को दिखाना चाहिए? जी, डॉक्टर अक्षय अगर आप हेल्प कर पाएंगे। हाँ जी। हाँ जी, जैसा कि आपको जो ये चक्कर आते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, ये एसिडिटी के बाद भी होते हैं, उसके अलावा नहीं होते आपको ये सिम्टम्स? This call is now being recorded. हाँ जी। हेलो। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको जो भी ये सिम्टम्स आते हैं, ये एसिडिटी के बाद ही आते हैं, तो ये जो आपके प्रारंभिक जो हमको लग रहा है जो परेशानी है, ये आपकी पेट से रिलेटेड है कि एसिडिटी होने की वजह से उसके बाद आपको ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और बाद में जो कि आप वर्टिन और जो बाकी की सेमेटिल वगैरह टैबलेट्स लेते हैं, वो आपको सेल्फ सिम्टोमेटिक आपको रिलीफ प्रोवाइड करवा देते हैं। तो एक चीज आपको जो ध्यान रखनी चाहिए, वो आपका, अगेन मैं वही कहना चाहूंगा कि लाइफस्टाइल, आप अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार करें। अगर चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं तो चाय कॉफी थोड़ा कम करिए। रात के समय जो भी आपका खाना है वो आप सुबह की मात्रा में लगभग आधा ले। रात का खाना रात को जल्दी खाएं, और रात का खाना खाने के बाद कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट आप टहलें। और जैसा कि आप पूछना चाहते हैं कि कौन से डॉक्टर से दिखाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे आपको इसका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मेडिसिन के एंटी मेडिसिन या डीएनपी मेडिसिन के डॉक्टर को आप ये दिखा सकते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं सर कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रोहित, कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा लिकर लेते हैं।
सो क्या लिकर और स्मोक का भी कुछ हेडेक से कोरिलेशन है? इसकी वजह से भी क्या आपको हेडेक्स होते हैं? यस डेफिनेटली। लिक्वर का स्पेशली रोल है माइग्रेन में और क्लस्टर हेडेक में। क्लस्टर हेडेक एक ऐसा हेडेक होता है जो आपको वंस इन अ वाइल होता है बट इट इज़ वेरी सीवियर। तो अल्कोहल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एजेंट है उस केस में, जो क्लस्टर हेडेक में। और दूसरा जो माइग्रेन है, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेडेक है, उसमें भी अगर आप अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं तो उस केस में आपके माइग्रेन के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अल्कोहल हैज़ गॉट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर फॉर क्लस्टर हेडेक एंड माइग्रेन। Smoking definitely can cause, because smoking can lead to various problem like आपकी breathing, आपके जो gases के concentrations होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के आपकी बॉडी में, उसकी वजह से दिक्कत हो सकता है। जो इसके अलावा जो उसके स्मोकिंग की वजह से जो हमारे ब्रीदिंग में इशू होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम। और स्मोकिंग के साथ जो हम इनहेल करते हैं जैसे कि अनऑक्सीडाइज्ड गैसेस, वो भी दे कैन लीड टू हेडेक। हालांकि डॉक्टर, जैसे कई दफ़ा ऐसा लोग कहते हैं कि निकोटीन अगर जाता है अंदर सिगरेट के माध्यम से या चाय के माध्यम, जैसे कि मैंने अभी जिक्र पहले भी किया था, तो सर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। तो ये हम इसे मिथ ही माने? मैं इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि समटाइम्स कैफीन कैन बी सम हेल्प स्पेशली इन द पीपल हु आर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन इट, बट इट्स अ डबल एज सॉर्ड, मतलब दो धारी तलवार है। इस केस में आपको कैफीन कैन लीड टू इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ हेडेक ऑल्सो if you are addicted to it, and few people definitely, as डॉक्टर मनीषा ने बताया, कि जिनको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है, टी और द कॉफ़ी और अ स्मोक कैन हेल्प देम। प्लेसिबो इफेक्ट। जी, प्लेसिबो इफेक्ट। इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट, मतलब दे आर नॉट फिजिकली डिपेंडेंट, दे आर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट। सो इट गिव्स देम अ साइकोलॉजिकल फीलिंग दैट दे आर फीलिंग बेटर। ओके। एंड उससे उनका वो जो सिम्टम होता है वो रिलीफ होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये नुकसान आपको ज़्यादा देगा और इसे समझने की ज़रूरत है आपकी। एग्जैक्टली। मतलब पानी का रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। अगर इसी में हम नींबू और थोड़ा सा नमक मिला लें तो वो किसी भी तरह के पेशेंट्स हैं तो उनको राहत मिलेगी ही, अनलेस हाँ सीवियर कुछ कोई और डिजीज़ ना हो तो नींबू पानी, नॉर्मल पानी, नारियल पानी या फ्रेश जूसेस हो गए, किसी भी तरह के नॉन एडिटेड, नो एडिटिव्स वाले जो फ्रेश फ्लूइड्स हैं, वो अगर हम डाइट में बढ़ा लें तो हो सकता है उससे आराम मिल जाए। एंड स्लीप पे थोड़ा सा फोकस करें। डॉक्टर मनीषा, अगर इंस्टेंट हमें रिलीफ चाहिए हो सर दर्द का, तो उसका भी कोई तरीका है साइकोलॉजिकली हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि मेडिसिन तो नॉर्मली लोग लेते हैं, डिस्प्रिन खा लेते हैं, सारेडॉन खा लेते हैं, ऐसे बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, बट और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम इंस्टेंट रिलीफ हमें हेडेक में मिले? इंस्टेंट रिलीफ के लिए देखिए, अगर जो चीज़ आपको करना सबसे ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद है, आप खुद को थोड़ा सा आप माइंड शिफ्ट करके देखिए, खुद को वहाँ से उस सर दर्द को छोड़ के थोड़ी देर, सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है फिर भी आप कोशिश करिए, सपोज़ आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, अब सर दर्द में ही म्यूज़िक भी काम करता है कुछ लोगों के साथ, तो म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई गेम इस तरह का पसंद है, आप गेम जैसे रूबिक क्यूब हो गया, या हो सकता है आपको डांस पसंद है, आप डांस कर लीजिए, या फिर आप वॉक पे निकल जाइए, या डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, या फिर कुछ नहीं तो केवल मनन, आप सब कुछ छोड़ के केवल आप शांति से बैठ जाइए अपने साथ, अपनी कंपनी के साथ, और जो भी आपके थॉट्स हैं, अगर कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो हर एक की ज़िंदगी में होता ही है, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए, और थोड़ी देर में हो सकता है आपको नींद ही आ जाए। और कुछ नहीं तो आप केवल अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे, जो नॉर्मल आपकी जो ब्रीदिंग है उस पर आप फोकस करें, और जो भी आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, जो भी आपको इधर उधर थॉट आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। हो सकता है इससे आपको फ़ायदा हो जाए। या फिर आप कार्डियो भी कर सकते हैं, कुछ कार्डियो या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सनस कैपेबिलिटी, स्टैमिना, एंड इफ़ क्या उसको मेडिकल इश्यूज़ हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से कुछ भी चीज़ हम कर सकते हैं, और उससे हमें कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रिलीफ मिलता है। कई बार ऐसा होता है पर्सन इवन भूल भी जाता है कि अरे उसको सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है उस एक्टिविटी में जो उसको पसंद होती है। सो ये एक तरीके हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई आप सो जाइए। जी डॉक्टर अक्षय, क्या ऐसा भी होता है कि अगर हम मेडिसिन बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं जब भी सर दर्द हो रहा है, तो हम यूज टू हो जाएंगे, या फिर मेडिसिन का जो है इफेक्ट, हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा बॉडी पर? डेफिनेटली जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते हैं, मोस्ट
कॉमन है इंडिया में कि लोग सर दर्द होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, आसपास में किसी भी केमिस्ट के पास जाके और दवाई ले लेते हैं। तो प्रारंभिक तौर पे ये देखा गया है कि धीरे धीरे उन दवाइयों की एफिकेसी कम हो जाती है। तो जब तक वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हो सकता है कि जो वो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो पेशेंट पे असर ही ना करे। तो ऐसे में हमको मजबूरन उसके लिए हाई डोज ऑफ मेडिकेशन लेनी पड़ती है। दूसरा एक जो मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो डायग्नोसिस है कि आपका हेडेक किस कारण से हो रहा है, तो हर हेडेक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसका एक डायग्नोसिस होना चाहिए कि आप हर हेडेक को ऐसे हल्के में ना, जैसा कि हम जानते हैं कि कई रेड फ्लैग साइंस भी होते हैं कि जैसे कि हेडेक के साथ दो दिखना है, किसी हाथ से देखने के अंदर परेशानी होती है, चलने में परेशानी आने लग जाए, या किसी हाथ या पाँव में सूजन आने लग जाए, या फिर ऐसा हेडेक के साथ बार बार हाथ पाँव में सूजन आए जो कि बार बार हो रहा है और वापस हो रहा है, या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है जो कि लगातार 3 से 4 दिन तक हमारे पेशेंट में चला जा रहा है। तो इसके पीछे कई पैथोलॉजिकल बीमारियां भी हो सकती है। तो इसके लिए हमको तुरंत आसपास में जो भी हमारे निकटतम डॉक्टर उपलब्ध है या विशेषज्ञ अगर न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध है तो उनको एक बार दिखाना चाहिए। जी डॉक्टर रोहित, ब्लड प्रेशर किस तरह से कोरिलेटेड है? क्या ऐसा है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस में, या फिर जिनका बहुत ज़्यादा लो रहता है, उनको भी हेडेक की शिकायत होती है? डेफिनेटली ब्लड प्रेशर की वजह से भी सर में दर्द हो सकता है, स्पेशली ऑक्सीपिटल रीजन में, क्लासिकल रीजन है मतलब सर के पीछे की तरफ जहाँ पे सर में दर्द हो सकता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है सोसाइटी में विच इज़ वेरी अंडर डायग्नोस्ड, मतलब बहुत सारे लोगों को होती है लेकिन डायग्नोज नहीं होती है। इट्स लाइक टिप ऑफ आइसबर्ग डिजीज़, है ना। हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इनिशियली सिम्टम भी नहीं देता है। हो सकता है कि जब आपको इनिशियली सिम्टम देने लगे, जैसे कि हेडेक होने लगे, तो उस केस में आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, 160, 180। यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं न्यूरो सर्जरी के ओपीडी में, स्पेशली आई हैव सीन पेशेंट्स विद ब्लड प्रेशर ऑफ 200+ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दे प्रेजेंट विद सीवियर हेडेक। ब्लड प्रेशर अगर वही ब्लड प्रेशर आपको अगर 180, 160 के अबव रहता है परसिस्टेंटली, देन यू मस्ट स्टार्ट मेडिकेशन एंड यू शुड कीप इट अंडर चेक। मतलब आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटरिंग भी घर पे ज़रूरी है, सेल्फ मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप डॉक्टर को महीने में एक बार दिखा रहे हैं, घर पे अगर सेल्फ मॉनिटरिंग भी ब्लड प्रेशर का बहुत ज़रूरी है, उससे कि ओवरऑल हमें पता लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना कंट्रोल रहता है। हाई ब्लड प्रेशर कैन डेफिनेटली लीड टू स्पॉन्टेनियस ICH, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर जो है इट्स ब्रेन हेमोरेज का सबसे कारण है, सबसे मेन कारण है, एंड विच कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक कॉम्प्लिकेशंस एंड मॉर्बिडिटी। मतलब एक साइड का पैरालिसिस हो जाना, सर में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, कोमा में जाना। तो हाई ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी टेकन ईजिली, और हमें मेडिकेशंस वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द मेडिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड वी शुड कीप इट अंडर चेक। जैसे कि आपने ये भी पूछा कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से भी हो सकता है। यस, तो जैसे जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है यूजुअली 90 to 100 सिस्टोलिक एटलीस्ट होता है एक एडल्ट मैन में। अगर 90 से नीचे जाता है, बिकॉज ब्लड प्रेशर अगर कम जाएगा तो उससे आपका जो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन है और बाकी सब ऑर्गन्स में कम होता है। तो जब ब्लड फ्लो कम जाएगा तो उसकी वजह से जो आपको हेडेक हो सकता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रेशन को मेंटेन करना, एंड यू कैन हैव एट दैट टाइम कॉफ़ी कैन हेल्प यू। सो यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यू कैन टेक। अब जैसे कि डॉक्टर मनीषा ने बताया कि आप नींबू पानी पी सकते हैं या ORS का घोल पी सकते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी ऑल्सो। वी कैन रेज योर ब्लड प्रेशर बाय 5 to 10 mmHg एंड दैट विल हेल्प यू इन योर हेडेक। डॉक्टर रोहित, सर का भी कोई ख़ास ऐसा हिस्सा है जिसमें अगर दर्द बार बार हो रहा है, सो दैट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? कुछ ऐसा भी है, क्योंकि अमूमन सर दर्द ऐसे हो रहा है, बट क्या ऐसा भी है कि अगर किसी खास हिस्से में दर्द हो रहा है तो शायद ज़्यादा एग्जैक्टली जब भी एक मरीज हेडेक के साथ आता है तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे कि लोकेशन ऑफ हेडेक क्या है, हेडेक कब से स्टार्ट हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी हेडेक क्या है, सिवियरिटी क्या है, टाइम ड्यूरेशन, मतलब दिन के किस टाइम पे पेशेंट को सबसे ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, और उसके साथ में एसोसिएटेड और सारे सिम्टम्स क्या है और सारे लक्षण क्या है। जैसे सर दर्द के साथ वॉमिटिंग्स भी आ रही हैं क्या, किसी तरह का दौरा आ रहा है क्या, सीजर आ रहा है, किसी तरह का वीकनेस आ रहा है, हाथ पैर में किसी तरह की कमजोरी आ रही है, आपका ग्रिप का वीकनेस आ रहा है, आपको आंखों से दो दिख रहा है, या फिर आंखों से आपको धुंधला दिख रहा है, और ये परसिस्टेंट हेडेक अगर, तो ये सारे लक्षणों और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
तो डिपेंडिंग ऑन कि समटाइम्स ऐसा भी होता है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको हेडेक एक स्पेसिफिक लोकेशन में था एंड जब हम और वो परसिस्टेंट था तो देन दे केम टू अस, फिर उनको हमने इवेल्युएट किया तो दे हैड अ ब्रेन ट्यूमर। सो अगर आपको परसिस्टेंट हेडेक रहता है तो मेरा एक ये एडवाइस रहेगा कि आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन से, एंड वी शुड गेट अ इमेजिंग डन। वंस we have done a imaging, we can be pretty sure कि there is nothing wrong inside and then we can proceed with normal medication। यहाँ पे मैं एक और वार्न करना चाहूँगा कि डिस्प्रिन हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हेडेक के लिए, बट यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ माई रिसेंट एक्सपीरियंस। आई हैड सीन अ पेशेंट इन इमरजेंसी, तो उनको हेडेक हुआ, बहुत तेज हेडेक हुआ, उन्होंने एक डिस्प्रिन खाया, उससे आराम नहीं हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा डिस्प्रिन खा लिया, उसके बाद भी आराम नहीं हुआ जी। तो बेसिकली देन वो इमरजेंसी में आए, तो इमरजेंसी में थोड़े से कोमा के स्टेज में आए, हम लोगों ने उनको इवेल्युएट किया तो उनको ट्यूमर था जिसको पिट्यूटरी माइक्रोएडेनोमा था और उसमें ब्लीडिंग हो चुका था जी। तो ब्लीडिंग जब हमने रेट्रोस्पेक्टिवली सोचा कि क्या कारण था, तो डिस्प्रिन भी एक वजह हो सकता है कि जिसकी वजह से ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग हो गया, क्योंकि डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन जैसे ऐसी चीज़ है जो कि एंटी प्लेटलेट एजेंट होती है, आपके प्लेटलेट को रुकने नहीं देती है, क्लॉट को फॉर्मेशन नहीं होने देती है। यानी वही बात जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो कई दफ़ा आपको नुकसान भी दे जाता है। हाँ, और अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि सिंपल पैरासीटामोल की गोली ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू डिस्प्रिन। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक अपनी कीमती राय पहुंचाने के लिए। तो हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार को एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।